हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं हूं DRX दिवेश पाल और आज हम लोग रीड करने वाले हैं 11th क्लास का चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें कि पुष्प होता क्या है। तो ये जनन वाला भाग होता है और तने का रूपांतरित रूप होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें पुष्प की, तो पुष्प की जो खेती होती है उसे अपन कहते हैं फ्लोरिकल्चर। पादपों की बात करें तो इसमें आवृतबीजी आते हैं यानी एंजियोस्पर्म में हम लोगों को लैंगिक प्रजनन देखने को मिलेगा। लैंगिक प्रजनन क्या होता है, जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, एक नर होता है और एक मादा होती है। अब हम लोग फ्लावर के डायग्राम की बात करें तो इसमें जो मेल वाला पार्ट होता है जिसको अपन एंड्रोसियम कहते हैं ना, पुमंग कहते हैं। तो पुमंग में एक पार्ट होता है जिसको अपन पुंकेसर कहते हैं ना, स्टेमेंस, यानी बहुत सारे पुंकेसर से मिलकर पुमंग बनाते हैं। अब पुंकेसरों की बात करें तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन कहते हैं परागकोश, और परागकोश के अंदर जो एक कण होते हैं उसको अपन कहते हैं परागकण यानी पॉलन ग्रेन, जो नर युग्मक होते हैं। अब हम लोग मादक की बात करें जिसको अपन गाइनोसियम कहते हैं ना, जायांग या स्त्रीकेसर। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ऊपर साइड एक भाग देखने को मिलता है जिसे अपन वर्तिकाग्र कहते हैं यानी कि स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे एक नली रूपी संरचना देखने को मिलती है जिसको अपन वर्तिका कहते हैं यानी कि स्टाइल कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो उसके नीचे आता है अंडाशय जिसको अपन ओवरी कहते हैं, और ओवरी के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है बीजांड, और बीजांड के अंदर हम लोगों को देखने को मिलती है एग सेल यानी कि अंडकोशिका जो मादा युग्मक होती है। तो इन सारे पार्टों को यानी वर्तिकाग्र से लेके अंडकोशिका तक के जो भाग होते हैं इन सबको मिलाकर अपन कह देते हैं गाइनोसियम यानी कि जायांग या फिर स्त्रीकेसर। इसके बाद हम लोग बात करें तो एक पार्ट होता है इसका दल यानी कि पेटल, और बहुत सारे दल मिलके बनाते हैं दलपुंज। इसके बाद नीचे साइड एक भाग देखने को मिलेगा जिसको अपन बाह्य दल कहते हैं। तो बहुत सारे बाह्य दल मिलके बनाते हैं बाह्य दलपुंज जिसको अपन कैलेक्स कहते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये कैलेक्स और कोरोला जो होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये सहायक अंग होते हैं यानी कि नॉन इसेंशियल। इसकी कोई मतलब ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल नहीं होते यानी बहुत ज़्यादा इनकी जरूरत नहीं होती, सिर्फ ये सहायक अंग होते हैं। इसके बाद एंड्रोसियम और गाइनोसियम की बात करें तो आवश्यक अंग होते हैं, इसको अपन जनन अंग भी कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें कि निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं यानी कि निषेचन से पहले की क्या क्या संरचना होती है और क्या घटनाएं होती है यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और परागकण यानी कि स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। तो हम लोग यहाँ पे पुंकेसर की बात करें तो यहाँ पे एक पार्ट होता है इसका एंथर यानी कि परागकोश, और नीचे होता है फिलामेंट जिसको जो है पुष्पासन तथा पुष्पदल से जो जोड़ा होता है। अब पुष्पासन क्या होते हैं, जैसे अपन ने बात करी पुष्प के 4 भाग होते हैं, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलेक्स और कोरोला। ये चारों जिस पे व्यवस्थित होते हैं उसे अपन पुष्पासन कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे एंथर की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो एंथर होता है ना द्विपालिक होता है, नहीं बाइलोब्ड होता है, 2 लोब होते हैं इसमें, और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं जिसे अपन द्विकोष्ठी या फिर डाइथियस कहते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो परागकोश होता है वो चतुष्कोणीय होता है यानी कि टेट्रागोनल होता है, 4 दिशी संरचना होती है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लघु बीजाणुधानी की। तो लघु बीजाणुधानी जो होता है जब वो विकसित होता है तो वहाँ पे पराग पुट्टी बन जाती है, और पराग पुट्टी के अंदर जो है बहुत सारे परागकण भरे रहते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट लघु बीजाणुधानी की संरचना क्या होती है। तो आपको याद रखना है लघु बीजाणुधानी की 4 संरचना होती है। सबसे बाहरी संरचना की बात करें, संरचना मीन्स लेयर्स की, तो सबसे बाहरी लेयर जो होती है एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा। उसके बाद होती है एंडोथीसियम जिसको जो है अंतस्थीसियम कहते हैं अपन। इसके बाद होती है मिडिल लेयर जिसको अपन मध्यपर्त कहते हैं, और सबसे जो इनर लेयर होती है उसे अपन टेपेटम कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस से कि लघु बीजाणुधानी की संरचना का वर्णन तो नहीं, ये थ्योरिकल नहीं, अगर मैं बात करूँ 12th में नहीं, नीट की बात करें तो MCQ आते हैं। तो यहाँ पे आते हैं कि बाहर से लेके आंतरिक संरचना बताइए, और उसको तीर के द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीट में। तो ये याद रखना, टेपेटम की बात करें तो यहाँ पे ये विकासशील परागकणों को पोषण देने का काम है इसका, और सघन जीवद्रव्य व एक से अधिक इसमें केंद्रक हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर की बात करें तो इनका काम है संरक्षण व परागकोश के स्फुटन से पहले स्फुटन में क्या करना, मदद करना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो जब परागकोश अपरिपक्व होते हैं
तो उसके अंदर एक ऊतक होता है जिसको अपन कहते हैं बीजाणु जन ऊतक। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, नीट में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। स्पोरेंजियम टिश्यू जिसको अपन कहते हैं, जो कहाँ होता है ये, तो ये होता है लघु बीजाणु धानी के केंद्र में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें लघु बीजाणु जनन यानी कि लघु बीजाणु जनन की बात करें तो इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि लघु बीजाणु जनन का जो है निर्माण कैसे होता है। तो हम लोग बात करें परागकोश जब विकसित हो जाता है तो बीजाणुजन ऊतकों की जो कोशिका रहती है जिसको अपन कहते हैं पराग मात्र कोशिका यानी कि पॉलन मदर सेल, इनमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। और जब इनमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो यहाँ पे 4 जो है लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण हो जाता है, यानी माइक्रोस्पोर्स टेट्राड बन जाते हैं यहाँ पे। और जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो ये चारों जो लघु बीजाणु है ये पृथक हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं, और यहाँ पे 4 परागकण का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये जो आपस में चिपके हुए थे उनको अलग करने के लिए एक एंजाइम को यूज़ करते हैं जिसको अपन कैलस एंजाइम कहते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो परागकण है अब मैच्योर हो जाएंगे, यानी मैच्योरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी परागकणों का परिपक्व। तो जैसे ही ये परिपक्व होते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को जीवद्रव्य देखने को मिलेगा, बीच में एक केंद्रक देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे 2 जो है मेम्ब्रेन हम लोगों को देखने को मिलेंगी। जब इनमें समसूत्री विभाजन होगा तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जब विभाजन देखा था हम लोगों ने, तो उसमें क्या होता है गुणसूत्र विपरीत ध्रुव पर जाते हैं, कौन ले जाता है तो तर्कु तंतु। तो यहाँ पे ले जाते हैं एसिमेट्रिक तंतु, क्योंकि प्लांट में तो तर्कु तंतु नहीं होते, तो यहाँ पे लिखा है एसिमेट्रिक तंतु जो होते हैं वो काम करते हैं, और यहाँ पे रिक्तिका भी जो है 1 से 2 हो जाती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 2 कोशिका हम लोगों को देखने को मिलती है। पहली जो होती है कायिक कोशिका यानी कि वेजिटेटिव सेल, दूसरी होती है जनन कोशिका जिसको अपन जनरेटिव सेल कहते हैं। तो ये 2 कोशिका है, इसलिए इसको याद रखना है। यहाँ पे 2 कोश की चरण में जो है 60% से अधिक आवृतबीजी पादप में जो है हम लोगों को ये देखने को मिलती है, यानी जो परागकण है वो हमेशा हम लोगों को 2 कोश की चरण में देखने को मिलेंगे। कितने % पौधों में? 60% से अधिक आवृतबीजी पादप जो है 2 कोश की चरण में जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। शेष प्रजातियों की बात करें तो इसमें 3 कोश की चरण में जो है परागकण हम लोगों को देखने को मिलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो परागकण है इसका काम क्या है। तो ये जो नर युग्मोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है, यानी मेल वाला पार्ट है। इसके व्यास की बात करूँ तो 20 से लेकर 50 माइक्रोमीटर का यह होता है। इसके बाद हम लोग बात करें जीवाश्मों की भांति ये जो संरक्षित रहता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, स्पोरोपोलिनिन उपस्थित रहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। स्पोरोपोलिनिन क्या है, कठोर पदार्थ है जो सालों तक के जो है नष्ट नहीं होता है। तो आपको याद रखना है परागकण जो है जीवाश्मों की बात है। जीवाश्म यानी कि कई जो जानवर है या कई सालों से जो है ज़मीन के नीचे है, तो उसे अपन जीवाश्म कहते हैं। तो ये जीवाश्मों की भांति जो है संरक्षित रहते हैं परागकण। क्यों रहते हैं? क्योंकि इसमें स्पोरोपोलिनिन उपस्थित होता है। इसके बाद हम लोग बात करें तो जो परागकण है ये पाउडर के रूप में होते हैं, पीले रंग के। कई बार आप तितली को पकड़ो हाथ में तो आपके हाथ में पीला पीला जो है एक पाउडर लगेगा, तो वो जो है परागकण ही होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें परागकण के बारे में तो हम लोगों को 2 कोशिका देखने को मिलेंगी, ये हम लोग बात कर चुके हैं। एक होता है वेजिटेटिव सेल जिसको अपन कायिक कोशिका कहते हैं। तो कायिक कोशिका की बात करें तो ये बड़ी होती है एंड प्रचुर खाद्य भंडार होता है इसमें। एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है इसमें। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक कोशिका हम लोगों को देखने को मिलती है अंदर, जिसको अपन जनन कोशिका कहते हैं या जनरेटिव कोशिका कहते हैं, अपन जनरेटिव सेल कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो ये छोटी होती है और कायिक कोशिका के जीवद्रव्य में ये तैरती रहती है। तर्कु आकृति घने जीवद्रव्य 1 मिनट। देखो टंग स्लिप होना ये नेचुरल है, और मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूँ ना, तो इसलिए टंग जो है स्लिप हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। तर्कु आकृति घने जीवद्रव्य और एक केंद्रक इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें 2 चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेंगी। एक बाह्य चोल यानी कि एक्साइन, और जो इनर वाली होती है वो अंतः चोल होती है जिसे अपन एंटाइन कहते हैं। तो एक्साइन की बात करें तो ये कठोर होते हैं और स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कठोर होती है और किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोध कार्बनिक सामग्री है, एक प्रकार का प्रोटीन है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के समक्ष ये टिक सकती है, यानी कितना ही अम्ल आ जाए कितना ही क्षार आ जाए इसको कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये स्पोरोपोलिनिन की बनी है।
यहाँ पे कोई भी एंजाइम नहीं, सॉरी मतलब अभी तक के जो है कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को निम्नीकृत कर सके, यानी कि डिग्रेड कर सके या स्पोरोपोलिनिन को तोड़ सके। ठीक है, तो याद रखना अभी तक के कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को तोड़ सके या फिर एक्साइन को तोड़ सके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एंटाइन, यानी अंतःचोल जो इनर लेयर होती है। इसके बाद हम लोग बात करें तो ये पतली होती है और सतत परत होती है। इसके बाद सेलुलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है, ये हम लोग समझ चुके हैं। इसके बाद एक जो पार्ट इसका छूट गया वो आपको याद रखना है कि जो एक्साइन होती है ना भाई बहुत कठोर है, तो कोई तो इसे डिग्रेड नहीं कर सकता, लेकिन इसमें एक छिद्र होता है जिसको अपन कहते हैं जनन छिद्र या जर्म पोर। यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होता है, ये याद रखना। और यहाँ पे पराग नली का निर्माण होता है, यानी परागकण में जब पराग नली बनेगी तो वो ये जो है हमारा जर्म पोर यानी कि जनन छिद्र यहीं से बाहर निकलेंगी। इसके बाद हम लोग बात करें परागकण के बारे में यानी पॉलन ग्रेन के बारे में, तो ये आपको याद रखना है कि गंभीर एलर्जी एवं श्वसनी वेदना पैदा कर देती है। यानी गंभीर एलर्जी आपको पता है खुजली वाली। इसका श्वसनी वेदना यानी श्वसन रिलेटेड जो है ये बहुत सारी बीमारी कॉज करा देती है, मीन्स कभी कभी जो है चिरकालिक श्वसन विकार, चिरकालिक का मतलब लंबे समय तक के, विकार यानी कि बीमारी, तो दमा और श्वसनी शोध वगैरह करा सकते। दमा आपको पता है वाला। और क्या होता है दमे में, सांस लेना नहीं मतलब होता है प्रॉपर तरीके से, तो उसके लिए वो इनहेलर भी आता है, मतलब कि वो पंप आता है। इसके बाद श्वसनी शोध मीन्स क्या होता है जो रिप्रोडक्शन अभी लोग चल रहे हैं ना, तो वही आ रहा है माइंड में। तो श्वसनी मतलब जो रेस्पिरेशन का जो ट्रैक होता है वहाँ पे सूजन आ जाती है। इतना अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस यही याद रखो कि रेस्पिरेशन में जो है शोध आ जाता है, यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसके बाद बात करें एलर्जी कारक है। एलर्जी कारक का मतलब क्या है कि ये एलर्जी कारक क्या होते हैं जो खुजली कराते हैं, यही बोल दूँ, यानी कि एलर्जी कराते हैं। तो उसमें कौन आता है, पार्थेनियम या फिर उसको अपन गाजर घास कहते हैं। भारत में जो है आयातित गेहूं के साथ ये आया था और तब से जो है फिर इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं कि इसको अपन जड़ से ख़त्म कर सके। इसके बाद हम लोग बात करें पोषणों से भरपूर होते हैं ये परागकण पश्चिमी देशों में। तो पश्चिमी देशों में जो है गोलियां एवं सिरप उपलब्ध होती है इसकी, जो खिलाड़ियों एवं देखो एक बार मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आप भी करना, आपकी भी टंग स्लिप होंगे और आपको पता होगा। कुछ लोग जो मुझे जानते होंगे या जो लोग अभी कंटिन्यू ऑडियो सुन रहे हैं उन्हें पता है कि क्या हुआ होगा और क्यों ऐसा हो रहा है। शायद मुंह में छाले आ गया हो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपको इतने छाले आते हैं। तो ये होता है कि अभी तो शादियों का बहुत सारे फंक्शन चालू है, तो कई बार लेट सोना होता है और फिक्स है कि 4 बजे उठना ही है और सुबह गार्डन जाना ही है घूमने। क्योंकि मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके देता हूँ, तो मैं ऑडियो रिकॉर्ड आपको इसलिए करके दे रहा हूँ ताकि आप भी गार्डन घूमने आओ, तो मुझे भी गार्डन आना ही होता है। तो कई बार नींद होती है, कई बार नींद नहीं होती है, तो उस वजह से छाले हो जाते हैं। तो इसको अब ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो चलते रहेगा, लेकिन हम लोगों को स्टडी पे ध्यान देना है। चलिए तो हम लोग बात करें पोषणों से भरपूर होते हैं। पश्चिमी देशों में गोलियां एवं इसकी सिरप उपलब्ध है। खिलाड़ियों एवं जो है धावक अश्वों यानी कि घोड़ों की कार्यक्षमता में ये वृद्धि कराता है। इसका मतलब क्या होता है, खिलाड़ियों का मतलब जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं ना, जो क्रिकेट वगैरह या कोई भी गेम खेलते हैं, तो उनकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, उनके गेमिंग परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए टैबलेट्स दी जाती है। धावक घोड़े यानी जो रेस में दौड़ते हैं उन घोड़ों को ये दी जाती है। इसके बाद बात करें पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण की जीवन क्षमता के बारे में, तो ये तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करते हैं। कुछ अनाज जैसे कि धान एवं गेहूँ की 30 मिनट यहाँ पे जीवन क्षमता होती है, यानी 30 मिनट होती है। और गुलाबवत जैसे कि मतलब उसी को कहते हैं गुलाबवत, जिसको अपन रोजेसी भी कहते हैं, लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी, इनकी जीवन क्षमता जो है महीनों भर होती है। ये याद रखना है, इस लाइन से जो है अभी पिछले साल ही क्वेश्चन आया था, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कृत्रिम गर्भाधान की बात करें, तो यहाँ पे परागकणों को, कृत्रिम गर्भाधान का मतलब क्या है कि हम लोग नेचुरल तरीके से नहीं, आर्टिफिशियल तरीके से जो है हम लोग उनको फर्टिलाइज करा रहे हैं और उगा रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, परागकणों को स्टोरेज करना पड़ेगा। तो परागकणों को जो है नाइट्रोजन द्रव्य में, यहाँ से भी क्वेश्चन आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके बाद यहाँ से भी क्वेश्चन आया कि किस टेम्परेचर पे इसको स्टोरेज करते हैं, तो -196 डिग्री सेल्सियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखो। परागकण को अगर स्टोरेज करना है कई वर्षों तक के, तो उसको नाइट्रोजन द्रव्य में
और -196 डिग्री सेल्सियस पे जो है स्टोरेज करना पड़ेगा। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो बीज भंडार में मतलब करते हैं तो नहीं करते हैं। एनसीईआरटी कंफ्यूज करती है आपको, मतलब कि बीज भंडार में कहते हैं क्या, तो ये लिखा है इसका प्रयोग बीज भंडार के भांति पराग भंडारों या पराग बैंकों के रूप में किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पराग कणों को जो है बीज भंडार के समान ही स्टोरेज किया जाता है, उसके लिए पराग भंडार होते हैं या पराग बैंक होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ कि भाई इसको स्टोरेज क्यों करते हैं? तो फसल प्रजनन कार्यक्रम के लिए जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। फसल प्रजनन मतलब कार्यक्रम का मतलब क्या होता है, कई गाँवों में ये प्रोग्राम चलाते हैं कि इस बीज को यूज़ करने से ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है मेल वाला पार्ट पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोगों को देखना है स्त्री केसर। सो देखते हैं अभी देखे या कल देखे। सो चलो अभी देख लेते हैं, चलो नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। तो चलिए बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऑडियो में इसी तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस। और जिन लोगों को इस ऑडियो के नोट्स चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर मेरा पर्सनल नंबर हो, या फिर जो है आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसकी डिटेल आपको मिल जाएंगी। चलिए तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऑडियो में। थैंक यू।